तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड की डिस्कशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, तो कितनी डेथ्स जो हैं हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो स्टार्टिंग में बात की गई है जो 3 स्टेट्स हैं भारत के, महाराष्ट्र, झारखंड और मेघालय। तो यहाँ पर जो है डेथ रेट जो है ड्यू टू वायरस बहुत हाई है, ठीक है। तो अगर हम और बाकी स्टेट्स के साथ अगर इनका कंपैरिजन करें तो इन 3 स्टेट्स में डेथ रेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका रीज़न बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी कंसर्न्स हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग अलग पॉलिसीज हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो और बात की जा रही है कि जो स्टेट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर बात की गई है कि जिनकी ज़्यादा हायर इनकम है उतनी ही ज़्यादा हायर उन स्टेट्स में फैटलिटीज़ हो रही हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र की बात की गई है। तो महाराष्ट्र में भी जो बेसिकली जो पॉइंट है कोविड-19 का वो मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई में वैसे भी आबादी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बेसिकली जितने भी लोग रहते हैं तो अगर उनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा हायर इनकम है उतनी ज़्यादा डेथ्स उन्हीं एरियाज़ में देखने को मिल रही है। तो दूसरे यहाँ पर बात की जा रही है कि अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। जिन स्टेट्स में, जिन शहरों में ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत बुरे तरीके से देखने को मिला है। वहाँ पर भी जो डेथ्स हो रही हैं ज़्यादा हो रही हैं। तो वोमेन की यहाँ पर बात की गई है कि ज़्यादा जो फैटलिटीज से फेस कर रही हैं इन कंपैरिजन टू मैन। ओके, तो ये यहाँ पर बात की गई है कि वोमेन को ज़्यादा खतरा है, ठीक है, मरने का, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो उसका रीज़न बताया गया है कि एक तो जो उम्र हो जाती है जिनकी, और जो दूसरा है कि जो लेडीज़, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे डायबिटीज़ आ गया, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ गए, ठीक है। तो इन जैसे दिल की बीमारियां होगी, तो जो भी इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो है पहले से सफ़र कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा खतरा है। और दूसरा यहाँ पर बात की गई है जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको भी ज़्यादा खतरा है। तो रीज़न यहाँ पर सिंपल यही है कि जितना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा उतना ही आप जल्दी से रिकवर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि हमें कोविड-19 से बचकर चलना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो सावधानियाँ गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उसको बरतना है। तो यहाँ पर और एक जो सरप्राइजिंग जो फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन के समय में भी जो डेथ रेट था, फैटलिटीज, वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी, ठीक है। स्पेशली बात की गई है जब तीसरा और चौथा लॉकडाउन हुआ और जब फर्स्ट अनलॉक जो है वो स्टार्ट हुआ। तो इन सभी स्टेजेस में फैटलिटीज जो है इन तीनों स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ी हैं। तो रीज़न यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टेम्परेचर का बढ़ना और रेनफॉल जो है इन एरियाज में ज़्यादा होता है, ये भी एक रीज़न रहा है। तो मेघालय में वैसे भी चिरापुंजी है वहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल होती है हर साल भारत में। तो ये 2 रीज़न भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो महाराष्ट्र, मुंबई में भी जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो है रेनफॉल रहती है, बारिश रहती है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बात की गई है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, जो भारत सरकार जो पैसा लगाती है, तो वो बेयरली 1% है जीडीपी के, जो कि बहुत कम है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम 1% जीडीपी का हेल्थ केयर पे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत कम है। इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जितना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बढ़िया होगा, ठीक है, जितनी बढ़िया, यहाँ पर इंपॉर्टेंटली एक और बात की गई है कि जितनी क्वालिटी हम हेल्थ केयर में प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात बोली गई कि स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे हमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर वो भी अच्छी सुविधा दे सकते हैं हेल्थ केयर में, उनको भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए एक बड़े पैमाने पर, ताकि कि आने वाले समय में एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बने जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। जैसे कोविड-19 जैसी महामारियाँ जब फैल रही हैं, ठीक है, तो उनसे जो है आसानी से हम अपनी पॉपुलेशन को बचा सके, इतना डेवलप्ड हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो। तो यहाँ पर यही बात को जो है बार बार बोला गया है। जैसे मोबाइल सैंपल कलेक्शन जो एक वैन चलती है, ठीक है, तो जिससे कि अलग अलग एरियाज में जाके जो कंजस्टेड एरियाज है जहाँ पर ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो वहाँ पर ये वैन जाती हैं, ठीक है, टेस्ट करती हैं हर गली हर एक मोहल्ले में जाकर,
तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी बैंस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितना रिसोर्स होता है उस हिसाब से इन्वेस्ट करके पूरा हेल्थ केयर सिस्टम चलाती हैं। तो प्राइवेट पार्टनर्स को भी यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है, उनको एंगेज करना पड़ेगा, सरकार को किसी भी तरह की उनको फैसिलिटीज़, ठीक है, प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत में हुआ था कि जितना भी 5 लाख का पैकेज है पर फैमिली मिलेगा, ठीक है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको भी अलाउ कर दिया गया कि उनको भी वो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जितना खर्चा आएगा वो भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर देगी। तो इसी तरह से इस केस में भी जो है जो मोबाइल सैंपल कलेक्शन जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट चाहिए। अभी भी जितने बड़े पैमाने पर टेस्ट होने चाहिए कोविड-19 के, उतने बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि कितनी पॉपुलेशन एक्चुअल में जो है कोविड-19 से अफेक्टेड हो चुकी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोविड-19 की हमें कोई फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि जिसको कोविड-19 हो रहा है क्या उसको दोबारा आने वाले समय में क्या चेंजेस उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगी, ठीक है, किस तरह का जो है ड्रॉबैक कोविड-19 डाल के जाएगा, इम्पैक्ट डाल के जाएगा, तो इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो हमें यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम बचा लें कोविड-19 से, कि वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन जो हालात दिखा रहे हैं, जो 60 से 70,000 पर डे केसेस आ रहे हैं, वो बहुत एक बुरा इंडिकेशन है, खराब इंडिकेशन है, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लगभग जो है सारी पॉपुलेशन अफेक्ट होगी ही होगी। बेशक बाद में हम रिकवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि हमें इससे इन्फेक्टेड होने से ही अपनी पॉपुलेशन को बचाना है। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट जो एंटिटी है उनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से सफ़र हैं, ठीक है, उनका हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, उनका सबसे बड़ा रिस्क है, वो सबसे पहले उनका चांस है कि कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को दोनों को इकट्ठे जुड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। ये सिचुएशन ये वाली बन चुकी है, तो वेल कोऑर्डिनेशन हमें जो है चाहिए हर एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है, ताकि जो कि हम अच्छी सर्विस डिलीवरी अपनी पॉपुलेशन को दे पाएं, ठीक है। इसके अलावा एक इफेक्टिव रेगुलेशन भी चाहिए आने वाले समय में कि किस तरीके से हम जो है रेगुलेट करके चलते हैं हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डिजिटल हेल्थ कार्ड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की थी कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें जो है हर एक पॉपुलेशन को जो है उसका आधार कार्ड जो है वो डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, जिससे पूरी हिस्ट्री उस पर्सन की निकल आएगी कि उस पर्सन को पहले कौन सी बीमारी रही है, ठीक है, अब उस बीमारी का स्टेटस क्या है, अब उस पर्सन का स्टेटस क्या है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो इस तरह से पूरी डिटेल निकल आएगी। तो जब पूरी डिटेल निकल आएगी, गवर्नमेंट को आसानी होगी अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए कि हमने हेल्थ केयर में कितना इन्वेस्ट करना है, तो जो कि सफिशिएंट रहेगा, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन को हम अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए जो डिजिटल हेल्थ कार्ड की प्रोविज़न है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आने वाले समय में अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो एक अच्छा बदलाव भी हमें देखने को मिलेगा। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो रिस्पॉन्स है इस इन्फेक्शन को कोविड-19, तो तभी हम अच्छे से दे पाएंगे जितना बढ़िया हमारा इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है। जितना बढ़िया इम्यून सिस्टम होगा उतना बढ़िया तरीके से हम कोविड-19 से लड़ पाएंगे और इसको हरा पाएंगे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि इम्यून सिस्टम उन्हीं का स्ट्रांग होगा जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा, जिनकी डाइट में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन जो होना चाहिए वो है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल जब ये 3 स्टेट्स की बात की गई है, तो यहाँ पर भी अगर हम झारखंड की बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज की बात करें, तो वहाँ पर जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। जितनी न्यूट्रिशन चाहिए डाइट में पर डे उतना न्यूट्रिशन नहीं है, ओके, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। खासतौर पे अगर हम वुमेन की बात करें जिनकी उम्र जो 15 से 49 साल के बीच में है, ठीक है, वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। जितना नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन स्टेटस चाहिए उतना है ही नहीं। और इसके अलावा जो सबसे खराब बात यही है कि जब ये वुमेन इन्फेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी रिसीव करना पसंद नहीं करती, ठीक है। तो ये भी एक गलत बात है, ठीक है। तो जिससे कि और खतरा ज्यादा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर ही अगर हम डिपेंडेंट रह गए, ठीक है, किसी तरह का ट्रीटमेंट से अगर हम अवॉइड करते हैं, तो ये भी एक गलत बात है। देखिए, जितना लिटरेसी लेवल बढ़िया होगा उतनी समझ बढ़ेगी, जितनी समझ बढ़ेगी उस हिसाब से हम आगे इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, एक जागरूकता जो है फैला सकते हैं कोविड-19 के बारे में। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो लॉकडाउन हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो अनलॉक्स हुए हैं, तो इतने इफेक्टिव ये नहीं रहे हैं कोविड-19 की जो
मॉर्बिडिटी है और जो मॉर्टेलिटी है, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए, मतलब अगर मौत हो रही है या फिर कोई अफेक्टेड हो रहा है, तो इन चीज़ों से हम नहीं बचा पाए हैं, चाहे हमने जितने भी लॉकडाउन लगाए हैं, चाहे हम अनलॉक लगा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात की गई है कि अनडाउटली, ठीक है, अगर हम बात करें कि लॉकडाउन की एब्सेंस में अभी जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन खत्म हो गए, अनलॉक चल रहे हैं, तो अभी जो है केसेस बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अभी जो सिचुएशंस जो है अलार्मिंग है, ठीक है, तो इसको हम काबू किस तरीके से पा सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमें बिहेवियरल चेंजेस लानी पड़ेगी, जैसे हैंड वॉशिंग की, घर से अगर आप बाहर जाते हो तब भी हाथ धोकर सैनिटाइज करके जाओ, अपने जो है फेस को ढक कर जाओ। उसके बाद अगर बाहर से अंदर आ रहे हो सबसे पहले हैंड वॉश करो, ठीक है, जो रुमाल या जो मास्क आपने पहना है उसको आप वॉश करके एक साइड पे रख दो। 3-4 मास्क आप अपने पास रखो जिनको आप बार बार पहनो, साथ साथ में उसको वॉश करो, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस आप बना के चलो जब भी आप कहीं पर भी आप जा रहे हो, ठीक है। एक अच्छा जो है न्यूट्रिशन आप डाइट लो, ठीक है, और जो इक्विटेबली जितना आप बांट सकते हो इसको, जितने आसपास में उसको बांटो। तो यहाँ पर देखो, अगर आप मास्क की भी बात करो तो बहुत सारे लोग रुमाल को ही यूज करते हैं, ठीक है। रुमाल किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर मास्क अगर आप यूज करोगे तो वो जो है जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनके थ्रू कोविड-19 इन्फेक्शन फैलता है, उनको जो है अंदर हमारे मुंह पे आने से रोकता है, ठीक है। लेकिन रुमाल जो है ये काम नहीं कर पाता, ठीक है। ये जो लाइट पार्टिकल्स है उनको अंदर ले आता है, तो रुमाल थोड़े रिस्की हैं। जो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड एरियाज में रह रहे हैं तो उनको एडवाइस यही है कि वो मास्क का प्रयोग करें, अच्छे मास्क का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि लोग कपड़े का भी मास्क बना के यूज़ कर रहे हैं, वो भी नहीं। जो मास्क पीछे से आ रहे हैं बन के आप उनको यूज़ करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं रुमाल की बजाय। सो आगे बात की गई है जो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है हमारे देश के अभिजीत बनर्जी, इन्होंने जो है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब है साउथ एशिया में, उनके साथ मिलकर एक वीडियो क्लिप जारी किया है, ठीक है, एसएमएस के थ्रू, जो कि 25 मिलियन लोग तक जो है बंगाल में पहुंचा है, ठीक है, जिससे कि हम आगे सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो उस वीडियो मैसेज से जो है काफी एक तरह की चेंज जो है देखने को मिला है, ठीक है। एक तरह का कैंपेन है जिससे कि हेल्थ सिम्टम्स में यहाँ पर चेंज देखने की बात की गई है। फॉर एग्जांपल जो हेल्थ सिम्टम्स हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के, ठीक है, उसके बाद जो लोगों को आना जाना है एक गांव से दूसरे गांव, ठीक है, वो कम हुआ है। हैंड वॉशिंग की जो ये प्रैक्टिस है ये राइज हुई है, ठीक है, और जो सेम कम्युनिटी में जो नॉन रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आने कम हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि जो मैसेजेस यहाँ पर थ्रू वीडियो मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे भी एक अवेयरनेस आ रही है, तो अच्छी बात है। तो जो हमारे नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी, ये भी बेसिकली वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनका भी काफी लंबा समय जो है इनका संघर्ष रहा है इकोनॉमी के फील्ड में, खासतौर पर पॉवर्टी के फील्ड में इनकी रिसर्च थी जिनके बेस के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि पॉवर्टी में इन्होंने कौन कौन से इश्यूज को जो उठाया, कैसे सही किया, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन यहाँ पर तो मैं अभी प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है, तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा अभिजीत बनर्जी के ऊपर, जिसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं अपनी जिंदगी में पॉवर्टी के लिए, ठीक है, पॉवर्टी को कैसे, गरीबी को कैसे दूर करने की उन्होंने प्रोविजंस बताई हैं, कैसे काम किया है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो आगे डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल के लास्ट में यहाँ पर बात की गई है जितनी हायर इनकम है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एसोसिएट हुआ है कोविड-19 उनके साथ, उनको जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एसोसिएशन है जो यहाँ पर बात की गई है ऑफ अर्बन डेंसिटी, द क्वेश्चन इज वेदर हायर इनकम ग्रोथ इज ड्रिवन बाय ग्रेटर अर्बनाइजेशन। तो लास्ट में यहाँ पर यही बात की गई है कि जो यहाँ पर फैक्ट देखने को मिला है, जिनकी ज़्यादा हायर इनकम है उतने ही वो सुस्त हैं, उतने ही वो अपनी जो है ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे अफेक्टेड हैं लोग। तो जिसकी वजह से कोविड-19 जब इनको अफेक्ट करता है तो इनकी डेथ जो है जल्दी हो जाती है। तो ये यहाँ पर बेसिकली रीजन बताया गया है कि जिनकी इनकम ज़्यादा हाई है, ठीक है, वो लोग उतनी ही मेहनत कम करते हैं, फिजिकली मेहनत कम करते हैं, मेंटली चाहे करते हैं, ठीक है। तो फिजिकली जब आप मेहनत नहीं करोगे तो शरीर आपका बेडोल होना शुरू हो जाएगा, शरीर बेडोल होगा, मोटापा आएगा। तो मोटापा जितना ज़्यादा जिसको होगा उसको उतना ही ज़्यादा खतरा है, उसकी इम्यूनिटी उतनी ही वीक है, ठीक है, वो उतना ही मुश्किल से कोविड-19 से अपना बचाव कर पाएगा। तो जो डेडली वेव जो चल रहा है कोविड-19 का, ठीक है, इसको अभी भी मेजर करने की ज़रूरत है कि कहाँ हम जो है कोविड-19 को अभी भी देख के चलें, क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है आने वाले समय में हमारी कंट्री के ऊपर। तो हमें बचकर चलना है। बेसिकली जो गवर्नमेंट
हमें हदायतें दे रही हैं उनको समझ कर चलना है, उनके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव करना है इस कोविड-19 वायरस से। तो ये था कोविड-19 के बारे में छोटा सा आर्टिकल। चलिए लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो लास्ट आर्टिकल है पावर सेक्टर के बारे में है। तो इंडिया को अभी एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले समय में भी काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। खासतौर पर अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, ठीक है, जहां पर हमारा टारगेट है कि 175 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे थ्रू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, 2022 तक का ये टारगेट है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो सेकंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो बहुत से रिफॉर्म्स उन्होंने पावर सेक्टर में लेकर आए हैं। तो थ्रस्ट दिया गया है खासतौर पर जो रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि इंडिया आने वाले समय में जो है किसी भी तरह की इंडिया के पास कमी नहीं होगी पावर जनरेशन के सेक्टर में, ठीक है। तो पावर जो है उसकी ह्यूज कैपेसिटी हम बिल्ड कर रहे हैं आने वाले समय के, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम करें और इंडिया को हम आत्मनिर्भर बनाएं पावर सेक्टर में। तो यहाँ पर और बात की गई है कि जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2020 का, तो ये इसका जो उद्देश्य है यही इंश्योर करना है कि जो लॉग जैम होता है ना ट्रांसफॉर्मिंग पावर सेक्टर, जैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसफर करनी है तो कई बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो पावर कई बार इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हम पूरी आबादी को पहुंचा पाएं। अभी भी बहुत सारे जो गांव हैं देश के जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अभी अच्छे से नहीं हो पाए हैं, ठीक है। कागजों में हो गया है कि कागजों में कर दिए गए पूरे, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल लेवल पर काम रुका हुआ है, ठीक है। जहां तक फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पाई हैं। तो रीजन यहाँ पर शॉर्टेज है कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो शॉर्टेज, यही सबसे बड़ा रीजन है। तो इसके लिए यहाँ पर बात की गई है कि हमने किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो वो सारा का सारा ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में बताया गया है जो 2020 का बिल है। तो यहाँ पर बात की गई है कि टाइमली पेमेंट्स करनी है हमने, ठीक है, जहां से भी हम बिजली दे रहे हैं। उसके बाद जो कैपिटल इंटेंसिव पावर सेक्टर है, ठीक है, तो उसको एक तरह का एक अट्रैक्टिव सेक्टर बनाना है कि एक प्राइवेट कैपिटल हम जुटा सकें आने वाले समय में। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी सेक्टर में जो है बढ़ावा दे सके कि बाहर आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो पावर सेक्टर में, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगे, ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन हो, ठीक है। सो क्योंकि कंजप्शन की अगर बात करें तो कंजप्शन तो होगी ही होगी, अगर आप अवेलेबल करोगे तो कंजप्शन तो हो ही जानी है। तो जितने ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएंगे, जहां मेजर प्लेयर आएंगे पावर सेक्टर में, तो उतना ही ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा पावर सेक्टर में। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उस हिसाब से उतना ही ज्यादा फायदा होगा कंज्यूमर को, ओके। तो यहां से आने वाले समय में जो यहाँ पर यही बात की गई है कि ऐसे रिफॉर्म्स की इन सेक्टर में बहुत जरूरत है, बहुत ही जल्दी जरूरत है कि इनको जल्दी से जल्दी ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि बिडिंग के ऊपर कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी आने वाले समय में, ठीक है, पावर सेक्टर में, जिससे कि जो जिस हिसाब से बोली लगाएगा उसको जो है ट्रांसमिशन का जो पावर का प्रोजेक्ट जो है मिल जाएगा आने वाले समय में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रिसेंटली डिसीजन लिया है कि पावर सेक्टर के मसले पे, ठीक है, जो भी प्लानिंग करनी होगी, जो भी नए जो है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करना होगा, ठीक है, जहां फिर इसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी वो अदा करेगी, ठीक है। इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया है जो कि ये सारे फंक्शंस और सारे जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है उनको प्लान करके चलेगी। तो ये सब कुछ इसको मिलेगा, सीटीयू को मिलेगा किस एक्ट के तहत, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसके तहत, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप है जब हम फैसिलिटेट कर रहे हैं रिफॉर्म्स को पावर सेक्टर में। तो आगे डिस्कस करते हैं, चलिए। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस पूरे पावर सेक्टर में, जो भी हम नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तो सबसे जो बड़ा यहाँ पर जो हमें इवेंट जिसको एड्रेस करना है वो है जो बिडिंग मेथोडोलॉजी है, ओके। सो जो बिडिंग क्राइटेरिया है उसको सही करने की, दुरुस्त करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर बिडिंग मेथोडोलॉजी चल रही है वहां पर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, ठीक है, TBCB, ठीक है। सो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। सो उन गाइडलाइंस को जो है हमें थोड़ा सही करना होगा आने वाले समय में, जो भी हम प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड करेंगे, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। सो ये बिडिंग में जो टैरिफ लगता है, इसका बेसिकली टैरिफ लगाने का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन चार्ज है, ठीक है, वो जो है इन बिडर्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होगा, ठीक है। सो उसी ट्रांसमिशन चार्ज को जो है हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की गई है कि हर एक बिडर को, ठीक है, चाहिए कि वो जो टैरिफ है वो दे, ठीक है,
यहाँ पर जो है 35 जो है अलग अलग रेट्स जो है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के अंदर बताए गए हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से जो है बिड लगाई जाएगी और जो बिड के अंदर जो है टैरिफ की प्रोविजन बताई जाएगी कि जो भी बिड लगाएगा उसको टैरिफ देना होगा अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पर स्पेशली बात की गई है कि जो 35 रेट्स हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई जो 35 रेट्स टैरिफ्स के यहाँ पर बात की गई है वही बेसिस होगा, ठीक है, बिड्स का। उसके अलावा जो बिड्स वो नहीं हो सकती। इसके अलावा जो कॉस्ट आएंगी इस टैरिफ्स में वो आएंगी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी पावर प्लांट को या पावर प्रोजेक्ट को चलने में, ठीक है, ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की, तो इसका सारा खर्चा जो है टैरिफ के रूप में जो है निकाल लिया जाता है। तो वो जो है टैरिफ जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है जितने भी बिडर आते हैं बोली लगाने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिर प्रोजेक्ट अवार्ड करती है अलग अलग कंपनीज को, जिस हिसाब से वो अपनी बोली लगाती हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानकर। तो गवर्नमेंट की जो मौजूदा गाइडलाइंस है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही है टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग, ठीक है। तो टैरिफ लगता है जितनी भी बिड होती है, तो जितनी ज्यादा टैरिफ कोई दे पाएगा उस हिसाब से उसके उतने चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात की गई है कि जो टैरिफ है, ठीक है, या जो जिसको हम ट्रांसमिशन चार्ज भी कह सकते हैं, वो दो तरह का है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है कि जो वन इज एस्केलेबल एंड सेकंड इज नॉन एस्केलेबल। एस्केलेबल का मतलब है कि जो आने वाले समय में बढ़ सकता है, ठीक है, दूसरा जो है नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो पहले वाला है एस्केलेबल है, ठीक है, वो जो है दूसरे वाले के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और 15% एस्केलेबल कंपोनेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एनी इन्फ्लेशन हेजिंग। तो जो 15% एस्केलेबल कंपोनेंट है इससे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, जो आपको बिजली मिलेगी, ठीक है, तो वो उसके दाम बढ़ जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है, एस्केलेबल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधी सीधी बात बोल दी गई है कि ये इन्फ्लेशन के ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसके अलावा और बात की गई है कि जो स्केलेबल कंपोनेंट है, ठीक है, ये ट्रांसलेट कर देगा 2% ऑफ द स्केलेबल कंपोनेंट इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो वे टू लो द कवर ऑफ इवन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। सो जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं उसके बाद जो ऑपरेशन कॉस्ट आती है इनको थोड़ा ये लो करेगा पहले साल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्केलेबल कंपोनेंट है इसके बारे में ये चीज डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। सो दो तरह के टैरिफ होते हैं, स्केलेबल और नॉन स्केलेबल। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर स्केलेबल कंपोनेंट को अच्छे से समझाया गया है कि 15% से वो ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा जो 2% से लेस जो है ये स्केलेबल कंपोनेंट पहले साल में ये काम करता है, पहले साल में ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर भी स्पेशली काम किया जाता है ऑपरेशनल और जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है उनको पूरा करने के लिए। तो आगे बात की गई है जो हायर स्केलेबल कंपोनेंट है। तो पहले साल में अगर बात करें, ठीक है, तो वो जो अगर 15% की ब्रीच है कई बार उसकी जो सीलिंग है उसको भी जो है तोड़ देता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है। 35 साल अगर पूरे हों, जैसे 35 साल का टारगेट होता है जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो डील होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो बिडर है उन दोनों के बीच में, तो 35 साल पूरे होने से पहले जो है 15% की जो ब्रीच है सीलिंग है टूट जाती है, सॉरी जो सीलिंग है वो ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट पड़ता है पूरे बिडिंग प्रोसेस के ऊपर, जिससे साफ साफ ये नजर आता है कि एक तरह का इनएफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बात करें कि जो बिडर है ना तो उसको नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ही ऐसी हैं कि जिससे कि 35 साल तक का जो डील चल रही है जो साइन हो जाएगा कि 35 साल तक पावर जो है जो प्राइवेट कंपनी है वही प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 35 साल की बात की गई है, कहीं पर 20-20 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले ऐसी प्राइवेट कंपनी से जो है बिडिंग के थ्रू प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनको कि आप स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो 24 और प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे डील्स हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुई हैं जिससे जो है कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको नुकसान हो जाता है। अब जो प्राइवेट कंपनीज पहले से डील कर चुकी हैं अगर उनको नुकसान होगा तो वे फिर क्वेश्चन मार्क उठाएंगी बिडिंग प्रोसेस के ऊपर। आने वाले समय में जो और इन्वेस्टमेंट है और प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिडिंग के ऊपर वो आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो है बात की गई है कि जो हमारा बिडिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है उसकी बात की गई है कि जो effectively translates into almost linear tariff across 35 years। तो इससे ये है कि
जो टैरिफ लगाएगी, ठीक है, जो टैरिफ लिया जाएगा, ठीक है, सरकार की तरफ से, कंपनी से, तो ये 35 साल तक चलेगा, ठीक है। 35 साल के हिसाब से टैरिफ को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके भी अलग से कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे, नतीजे निकल के आएंगे। अगर सपोज करो कोई अगर बिड लगा भी लेता है, ठीक है, उसको 40 से 50% प्रोजेक्ट सस्ता भी पड़ जाता है, लेकिन इसके अलावा टैरिफ ही इतना ज्यादा लग जाता है कि कॉस्ट उसकी जो है कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह का जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर जरूरत है कि बिडिंग फ्रेमवर्क में थोड़ा सा हम चेंज करें, ठीक है। तो इसके अलावा जब ये बाद में जब नुकसान होता है प्राइवेट कंपनीज को, तो इसका खमियाजा फिर सीधे तौर पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। अभी आप देखोगे बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां पर जो पर यूनिट खर्चा है बिजली का, ठीक है, कहीं पर 8 रुपए 9 रुपए, कुछ स्टेट्स में 3 रुपए के आसपास है। तो ये फर्क आ जाता है, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह के एग्रीमेंट किए होंगे, ठीक है, बेशक सस्ता प्रोजेक्ट भी किसी कंपनी ने ले लिया है, लेकिन जो टैरिफ जो है ना, टैरिफ ही इतना खर्चा बढ़ा देती है कंपनी का, फिर उनको मजबूरन जो है रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो सीधा जो भार है किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर्स के ऊपर, हम जैसे आम जो नागरिक है उनके ऊपर ये बोझ आ जाता है। तो गवर्नमेंट को इन चीजों को थोड़ा सा टैकल करके चलना होगा आने वाले समय में। सो आगे यहाँ पर बात की गई कि हमें आने वाले समय में लॉन्ग टेन्योर में जो है अट्रैक्टिवनेस इन्वेस्टमेंट चाहिए इस सेक्टर में। तो यहाँ पर जो है डिसरप्शन जो होती है लाइफ साइकिल में, फॉर एग्जांपल जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको हमें सही करना होगा, ठीक है। कंपनसेशन जो है हमें प्रोवाइड करनी होगी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सके। क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लग जाता है तो उससे ऐसा होता है कि जब भी हर साल का जब एंड में वो कैलकुलेशन करते हैं तो कंपनीज को ज्यादातर नुकसान ही होता है, जो अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा और अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है कि जो भी अगर हम नेशनल हाईवेज की अगर बात करें तो वहां पर जो मेथोडोलॉजी चल रही है, तो वहां पर एक टोल फीस लेते हैं, ठीक है, फॉर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, BOT सिस्टम के तहत टोल फीस लेते हैं। जिससे क्या होता है, जितना बड़ा रोड प्रोजेक्ट होता है, जितनी लंबाई और चौड़ाई होती है, उस हिसाब से हम फीस लगाते हैं, ठीक है। और जो क्लास होती है हर एक व्हीकल की, जो व्हीकल जितना बड़ा है उतनी ज्यादा उसकी फीस होती है। इस हिसाब से हम फीस लगाते हैं अलग अलग व्हीकल्स के ऊपर। तो इससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आने वाले समय में इससे क्या हो रहा है, आने वाले समय में फायदा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट्स है NHAI के अंडर आ रही है, जिससे कि और हाईवेज हम निर्माण कर रहे हैं। अभी आप देखो, ठीक है, कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तभी तो काम ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले समय में लानी होगी पावर सेक्टर में भी। तो उसके लिए हमें जो अपनी मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करना होगा, जैसे हमने हाईवेज के सेक्टर में किया है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है, जो बेस रेट है उसको हर साल हमें एनुअली रिवाइज करना होगा, ठीक है। सो 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो हर 31 मार्च तक हमें हर साल जो है इसको दोबारा से रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो 40% जो है इंक्रीज होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से 40% हमें राइज करना होगा। इस चीज की यहाँ पर बात की गई है। खासतौर पे जो नेशनल हाईवे सेक्टर है उसकी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात की है, जिससे कि आने वाले समय में अगर हम ऐसा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है नेशनल हाईवे सेक्टर में ज्यादा होगी। उसी के हिसाब से ग्लोबल प्रैक्टिस की यहाँ पर बात की गई है। अगर यहाँ पर ब्राजील ट्रांसमिशन फ्रेमवर्क है उसकी बात की गई है कि उन्होंने भी बहुत सक्सेस जो है यहाँ पर इस सेक्टर में हासिल की है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जो है इस सेक्टर में ब्राजील में आई है। तो वहां पर जो है उन्होंने प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं ऑन द फर्स्ट ईयर एनुअल टैरिफ, ओके। तो पहले साल के हिसाब से जो टैरिफ होगा उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि ऑक्शन प्रोसेस में इनको काफी आसानी होती है और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ जाती है, ठीक है। बिडर्स भी वो भी जो आगे बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले साल के हिसाब से जो टैरिफ लगता है सिर्फ पहले साल। तो आगे यहाँ पर अलॉट एनुअल रेवेन्यू की बात की गई है कि इसको एनुअली जो है चेंज करना चाहिए महंगाई के हिसाब से, ठीक है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है हमें जो है नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बेस मानकर जो है इसको रिवाइज करते रहना चाहिए हर साल, ठीक है, ताकि जो कि नया प्राइस जो है लोगों के सामने हो। तो उस हिसाब से जो है कंपनीज बिड लगाएं और उनको ज्यादातर जो नुकसान है वो ना देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अलावा और बात की गई है कि जो पैरामीटर्स हैं जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, अपडेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सो इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लेशन, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। इनके हिसाब से ही जो बिडिंग प्रोसेस आगे आने वाले समय में चले। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि ब्राजीलियन मॉडल शायद इंडिया के लिए अच्छा ना हो, सूटेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि हर एक मुल्क का अपना अपना हिसाब है, अपनी अपनी पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को जो है अपनी पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें जरूरत है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड टैरिफ फ्रेमवर्क की, ठीक है,
जिसमें बात बोली गई है कि जो बिडर्स हैं, जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है पहले साल तक ही जो है हम सिर्फ टैरिफ लगाएं, ठीक है, सिर्फ पहले साल ही टैरिफ लगाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऐसे फ्रेमवर्क से जो आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन रिलेटेड रिस्क है डेवलपर्स को, जो प्रोजेक्ट्स जो चलाएंगे, ठीक है, जो कंपनीज हैं, उनको जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाएंगे, ठीक है। सो आने वाले समय में वो सस्ता डेट जो है वो असेस कर सकते हैं, जिससे कि वो इन्वेस्ट करेंगे। और आने वाले समय में अगर टैरिफ्स को हम रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं या खत्म करते हैं, ठीक है, या फिर पहले साल तक की अगर टैरिफ रखते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन जो है उनको मिलेगी, तो आने वाले समय में रिटर्न भी बढ़ेगा उनका, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएगी पावर सेक्टर में। तो देखो, किसी चीज़ को भी लाना है ना, तो थोड़ा सा जैसे होता है कि जैसे सब्र करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट लानी है तो थोड़ा सा खुद से भी पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो फिर ही अगर एक बार इन्वेस्टमेंट आए तो फिर आप जो है अपने हिसाब से थोड़े थोड़े टैरिफ बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमने ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोली गई है कि जो टैरिफ फ्रेमवर्क है, ठीक है, सो उसको चाहिए कि बिड्स जो है इन्वाइट करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि इन्वाइट करें ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर टैरिफ, ठीक, सिर्फ पहले साल ही टैरिफ लगेगा, ठीक है। सो विच वुड बी रीसेट सक्सीडिंग ईयर्स बेस्ड ऑन एन एस्केलेशन इंडेक्सेशन will go a long way in increasing the attractiveness of transmission vertical for both consumers as well as investors and developers. So यहाँ पर सबको फायदा होगा आने वाले समय में अगर एक साल के टैरिफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट सोचना होता है गवर्नमेंट को, तो किसके बारे में सोचना होता है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर कौन है? जो पॉपुलेशन उस देश की, ठीक है। तो पॉपुलेशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोच के चलना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, जिस हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे, तो पॉलिसी में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट टैरिफ लगा रही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा रही है, 35 साल तक टैरिफ लगाते जा रही है, या फिर जितना भी एग्रीमेंट का ईयर होगा उसमें हर साल टैरिफ लगा रही है, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, ठीक है। तो हम इन आर्टिकल्स की डिस्कशन की वजह से एक नई सोच डेवलप कर सकते हैं, हम एक नया रास्ता अपना सकते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह से हम एडवाइस करें। तो उसी तरह का एक रास्ता बताया गया है कि फर्स्ट ईयर टैरिफ पॉलिसी लाओ, पहले साल तक ही सिर्फ टैरिफ रखो, आने वाले समय में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दो, और महंगाई के हिसाब से टैरिफ ना बढ़ाओ, ठीक है। तो इसका कई बारी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंज्यूमर्स के ऊपर भी बोझ पड़ जाता है। महंगाई जब आने वाले समय में बढ़ जाती है, टैरिफ कम लग रहा हो, तो कंज्यूमर्स से ही जो है सारा पैसा निकाला जाता है, जो रेट है उसको बढ़ाकर। तो इन चीज़ों में सभी सेक्टर्स को हमें ध्यान में रख के चलना होगा। तो ये था आज का आर्टिकल पार्ट सेकंड का। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, तो एक बार मैं लास्ट में फिर बता दूं कि ये जो 16 अगस्त है, आज एतवार के दिन कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है, ठीक है। आगे भी जो संडे है उस दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है, उस दिन एडिटोरियल पब्लिश नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ आज इसलिए किया है कि 15 अगस्त का पार्ट सेकंड रह गया था, वो पब्लिश नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, सैटरडे को ही पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, और मंडे से सैटरडे पार्ट 1 पार्ट 2 की जो टाइमिंग्स हैं, पार्ट 1 की कोशिश होगी कि 7:30 तक आपको मिल जाए, और जो पार्ट 2 है वो 9:30 तक सुबह आपको पब्लिश आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संडे को छुट्टी रहेगी। संडे को आपने काम करना है कि जो पिछले हफ्ते में जितना भी आपने एडिटोरियल एनालिसिस पढ़े हैं, ठीक है, उन वीडियोस को दोबारा सुनो, ठीक है, 2-2 3-3 बार सुनो, ठीक है, जिससे कि आपकी रिवीजन हो, ठीक है, और आपका माइंड सेटअप और स्ट्रांग हो, अच्छे से आपके अंदर जो है नॉलेज है वो डेवलप हो, आपका एक एनालिटिक माइंड बने, आप खुद सोचें, खुद विचारें, खुद अपने सुझाव जो हैं एक पेज पे लिखें, ओके। और या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में किसी भी पर्टिकुलर वीडियोस के बारे में अगर आपका कुछ सुझाव आता है, आप कुछ सोचते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।